कह सकता हूँ कि मैं आपके लिए लड़ूंगा, आपकी आवाज बनूंगा, आपके लिए वो करूंगा, लेकिन वो नहीं कह सकते क्योंकि उनकी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उससे बाहर नहीं जा सकते वो। ठीक है, तो इस प्रकार से उनके पास में कोई इश्यूज नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, कोई जनता की बात नहीं है, इसलिए वो एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप दे करके अपना भाषण झाड़ते खड़े। नमस्कार साथियों, अभी अपने देश के अंदर जो लोकसभा चुनाव है उसके अभी कुछ ही घंटे बाकी हैं, क्योंकि हम पहले बोलते थे कुछ दिन बाकी हैं, परंतु अभी कुछ घंटे बाकी हैं। अब जनता का कामकाज है वो अब मतलब नेता हैं अपने मतलब प्रसार हैं वगैरह वो थम गए हैं। तो आज हमारे साथ में निर्दलीय प्रत्याशी है ताराराम जी मीणा। तो ताराराम जी मीणा से मैं बातचीत करूंगा। और एक ये निर्दलीय की बात अगर बात करें तो आखिर में लोग सोच रहे हैं ये टोपी वाला अगर बात करें कि अगर ताराराम मीणा आया कहाँ से, मतलब ये सरसा का विषय है। क्योंकि ताराराम मीणा का जिस तरीके से लोगों के अंदर अगर बात करें तो अगर बाड़मेर के अंदर इतनी बड़ी सभा करना और बालोतरा के अंदर एक विशाल रोड शो करना जिसमें लाखों की संख्या के अंदर लोग आते हैं, तो लोग देखकर हक्का बक्का हो जाते हैं आखिर में ये भीड़ है जो कहाँ से आई है। तो मैं आज हमारे साथ में ताराराम जी मीणा है जिन्होंने आज रोड शो के अंदर धुरीनामा किया। और जिस तरीके से लोगों का जो प्रेम अनोखा मिल रहा है वो देखने वाली तस्वीरें, क्योंकि जो निर्दलीय प्रत्याशी होकर भी जिस तरीके से लोगों का एक समर्थन मिल रहा है। और ताराराम जी की बात करें तो ताराराम जी अभी पहली बार राजनीति के अंदर आए हैं। ताराराम जी क्या लगता है इस बार आप चुनाव के अंदर जिस तरीके से लोगों से मतलब जिस तरीके से आप मतलब जनता के बीच में जा रहे हो, क्या लग रहा है इस बार आप चुनाव को लेकर जिस तरीके से आप जनता के बीच में जा रहे हो, आपका पहला चुनाव है, किस तरीके का लोगों का वगैरह प्रेम वगैरह मिला? हमारा पहला चुनाव है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन चुनाव के बारे में या राजनीति के बारे में बिल्कुल जो हम लोग बहुत पहले से ऑब्जर्व करते रहे हैं और राजनीति को हमने बहुत अच्छे से समझा है। बिल्कुल हमारा राजनीति में आने का कोई नहीं था, इरादा भी नहीं था। बिल्कुल लेकिन जिस तरीके से राजनीति पूरे देश को प्रभावित कर रही है, पूरी जनता को प्रभावित कर रही है, पूरे समाज को प्रभावित कर रही है, पूरे अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है, पूरी शिक्षा को प्रभावित कर रही है, पूरे जो युवा हैं उनको प्रभावित कर रही है, ऐसी स्थिति में राजनीति को प्रभावित करना ये हमारे लिए अति आवश्यक हो गया। इसको लेकर के हमने ये पहल की है। हमने सोचा ये था कि कहीं न कहीं कोई न कोई इस तरीके से आगे आकर के राजनीति को प्रभावित करने की बात करेगा, तो राजनीति को प्रभावित बात करेगा तो हम उसका साथ सहयोग और सपोर्ट करेंगे, उसको हम दिशा देंगे, गाइड करेंगे। बिल्कुल। लेकिन जब कोई तैयार नहीं हुआ तो फिर लोगों ने कहा कि आपको ही उतरना चाहिए। तो मेरा उद्देश्य जो है वो राजनीति को प्रभावित करना है कि इस देश की राजनीति जो पूरी तरह से जिसको बताया जाता है गंदी हो चुकी है, गंदी कर दी गई है, ठीक है ना, जानबूझकर गंदी कर दी गई है। बिल्कुल। उस राजनीति को प्रभावित करना ये मेरे जीवन का लक्ष्य अब बन गया है। इसलिए मैं अभी 55 साल की उम्र में, क्योंकि मुझे राजनीति में बहुत पहले आना चाहिए था, ठीक है ना, अगर राजनीतिक सुख भोगना होता, राजनीतिक पदों का अगर आनंद लेना होता, सरकारी सुविधाएं भोगनी होती तो मुझे बहुत पहले जाना चाहिए था। लेकिन मैं नहीं जा गया क्योंकि ये मेरे सब विषय में नहीं थी, मेरे कोर्स में नहीं थी। मगर अब मुझे लगा कि अब अगर ऐसा नहीं किया और वो भी पूरे भारत लेवल पे नहीं किया गया तो फिर ये राजनीति जो है ये हमारे लोगों का पूरी तरह से जो है बेड़ा गर्क कर देगी। इसलिए इस राजनीति को प्रभावित करने के लिए मैं इस मैदान में उतरा हूँ। ताराराम जी, कई नेता हैं हमेशा एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे के क्रिटिसाइज करते हैं, परंतु आपने किसी पर्सनल नेता का नाम लेकर आपने अभी तक मतलब किसी का मतलब क्रिटिसाइज वगैरह नहीं किया है। तो मतलब आप नेता एक हो, अभी नेता हो आप, पर आप मतलब ऐसे किसी के ऊपर प्रत्यारोप आरोप क्यों नहीं लगाते हो किसी के ऊपर? नहीं, प्रत्यारोप करना, किसी पे आरोप लगाना या किसी का विरोध करना या किसी को भला बुरा कहना, एक दूसरे पे आपसे आक्षेप लगाना, ये तो तब होता है जब उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं होता। अब बोलना तो है, मंच पे खड़ा कर दिया साहब, लो एमपी के उम्मीदवार हैं, अब ये कुछ लोग जनता को संबोधित करेंगे जी, ठीक है। अब संबोधित करना है जनता को, जनता को तो भूल जाते हैं और संबोधित करने लगते हैं अपने तो प्रतिद्वंदी को, ठीक है, अपने विरोधी को, उसको संबोधित करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन लोगों के पास में कोई विजन नहीं होता, उनके पास में कोई एजेंडा नहीं होता, उनके पास में पब्लिक के लिए, जनता के लिए कोई प्रोग्राम नहीं होता, उनके पास में जनता के लिए कोई भी एक उद्देश्य नहीं होता, ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि मैं ये करूंगा आपके लिए, वो करूंगा, क्योंकि करने काबिल ही नहीं है वो
करने काबिल ही नहीं है, क्योंकि पार्टी से गुलाम है, पार्टी के मोहताज हैं, तो पार्टी के आदेश के बिना कुछ कर नहीं सकते। तो अपनी मर्जी से कैसे कह देंगे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब मैं स्वतंत्र हूँ तो मैं जनता से कह सकता हूँ कि मैं आपके लिए लड़ूंगा, आपकी आवाज बनूंगा, आपके लिए वो करूंगा, लेकिन वो नहीं कह सकते क्योंकि उनकी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उससे बाहर नहीं जा सकते वो। ठीक है, तो इस प्रकार से उनके पास में कोई इश्यूज नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, कोई जनता की बात नहीं है, इसलिए वो एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप दे करके अपना भाषण झाड़ते हैं और बताते हैं कि देखो मैं कितना अच्छा भाषण देता हूँ। ठीक है ना, लेकिन मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष की कटाक्ष करना ये नहीं है। मैं नीतियों के खिलाफ हूँ और नीतियों के खिलाफ रहूंगा। तो जो भी नीति उनकी गलत होती है मैं उस नीति के ऊपर बोलता हूँ, मैं व्यक्ति पे नहीं बोलता। और व्यक्ति मेरा टारगेट भी नहीं होता और व्यक्ति मेरे सामने कुछ होते भी नहीं। ठीक है ना, और जो अभी उम्मीदवारी में है उनको तो खैर मैं कुछ समझता इसलिए नहीं हूँ कि वो बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन इधर से कोई बड़े नहीं। ताराराम जी, आपने जिस तरीके से निर्दलीय की ताल ठोकी और उस टाइम तो ताराराम जी का मतलब एक पहला मतलब अगर बात करें स्टेज था, और जिस तरीके से अभी हमने चुनाव यात्रा भी की है, हम लोग लगातार फील्ड में हैं, चुनाव की लोगों से चर्चा कर रहे हैं। तो बाड़मेर जैसलमेर में एक बात करें तो अगर लोग बड़े मीडिया वाले ये बता रहे हैं कि भाई त्रिकोणीय, परंतु मेरे चैनल के माध्यम से मैं लगातार चतुर्कोणीय बता रहा हूँ, क्योंकि मतलब बात करें तो अगर जिस तरीके से लोग हैं, आखिर में आपने पहली बार शुरुआत की और इतना लोगों का परिवार में अगर बात करें तो मैंने तो सोचा था कि ताराराम जी का कुछ कमजोरी पलड़ा दिखेगा, परंतु जिस तरीके से लोगों से हैं वो अगर बात करें ताराराम जी को लाखों के अंदर वोट मिलेंगे। बात ऐसी है ना कि उन लोगों का चतुर्कोणीय कोणीय ना कहना, ठीक है, और त्रिकोणीय कहना, ये मैनेज किए हुए मीडिया का मामला। आपका मीडिया मैनेज नहीं है, ठीक है ना। मैनेज किया हुआ होता तो शायद आप भी ऐसा नहीं करते। आपको भी अगर कोई 1-2 करोड़ रुपए दे देता और बोलता ताराराम के बारे में एक लाइन भी नहीं बोलना है तो आप भी नहीं बोलते। ठीक है ना, तो मैनेज किया हुआ मामला है। उनको मैनेज किया गया है तो वो क्यों बोलेंगे, बोल करके वो अपना घाटा क्यों करेंगे, इसलिए वो त्रिकोणीय करते हैं। लेकिन जनता तो कह देगी ना त्रिकोणीय है या चतुर्कोणीय है या और भी कुछ मामला अलग ही है। ठीक है, वो तो अभी दिखाई दे रहा है। हम तो ये कहते हैं कि हम तो अकेले चले थे, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। ये हमें जरूर पता था, इतनी बड़ी रिस्क जब हमने ली तो उस समय हमें इतना जरूर भरोसा था। पहला भरोसा हमें हमारी अपनी काबिलियत पे था, अपने ईमानदारी से किए हुए 32-35 साल के काम पर था, समाज के लिए हमेशा जी खड़े रहना और उनकी लड़ाई लड़ना। ठीक है, इसके लिए हमें अपने आप के ऊपर भरोसा था। दूसरी बात, मुझे मेरे समाज यानी कि 56 कौम के लोगों पर भरोसा था कि वो मेरी इस मेहनत को, मेरी इस सेवा को जो मैंने इनको 30-32 साल में दी है या जो मैं इनके लिए लड़ाई लड़ा हूँ, इससे ये भूलेंगे नहीं। और कहीं न कहीं ये मेरी लड़ाई इनके हितों के लिए जो भी लड़ा हूं, मैं किसी के भी काम आया हूं, किसी भी वर्ग या जाति के लिए काम आया हूं, तो उनके लिए मुझे भरोसा था कि वो मुझसे मुकरेगी नहीं। ठीक है, मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है या उनको भी थोड़ा समझने में, एहसास होने में टाइम लग सकता है, लेकिन मुझे भरोसा था मुझ पर भी, अपने आप पर भी और समाज पर भी, जिसकी वजह से आज अच्छा है कि आपकी नजर में सही, लेकिन हम मुकाबले में है चतुर्कोणीय में, कि कह सकते हैं त्रिकोणीय खत्म हो गया। अब वो तो कभी नहीं कहेंगे, वो कह करके आप बैल मुझे मार क्यों कहेंगे, वो हमारा नाम लेकर के अपना नुकसान क्यों करेंगे, वो अगर हमारा नाम लेंगे तो मामला ही दफा दफा हो जाएगा, इसलिए वो नहीं कहते हैं। बाकी जनता जनार्दन है, जो करेगी, जो फैसला देगी वो हमें मंजूर रहेगा। हाँ बिल्कुल। ताराराम जी, अभी लोग हैं, आपके भाषण हैं वो देखना बहुत पसंद कर रहे हैं, जिस तरीके से हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो मतलब खूब पसंद कर रहे हैं, और लोग लिख रहे हैं ये टोपी वाला बंदा आखिर में आया कहाँ से, मतलब आखिर में ये मतलब हक्का बका रह गए, क्योंकि ताराराम जी पहले राजनीति में थे नहीं जी। खैर एक बात ये भी है कि जब आदमी राजनीति में आता है तो उसे पब्लिसिटी मिलती है, सोशल काम में पब्लिसिटी नहीं मिलती। सोशल काम एक साइलेंट काम होता है। साइलेंट काम में जब हम जाते हैं तो कुछ लोगों से मिलते हैं, समझदार लोगों से मिलते हैं, या फिर उनके कैडर वगैरह इस प्रकार से चलता है, तो वहाँ कोई पब्लिसिटी नहीं मिलती। जैसे अभी पब्लिसिटी मिल रही, अभी ये ढोल नगाड़े गाड़े घोड़े जो भी जो है, तो इसमें एक पब्लिसिटी होती है। तो ये आपका सवाल जायज है कि ताराराम आया कहाँ से। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ताराराम कोई विदेश से नहीं आया, कि ताराराम सेंधरी से आया। ठीक है ना, सेंधरी का जाया जन्मा, और भील जाति से हूँ, जाति व्यवस्था के अंदर, हालांकि हम जाति व्यवस्था को नहीं मानते, एसटी कैटेगरी से हूँ, जो संवैधानिक पहचान है हमारी। और
ये अचानक से आने की बात सही है जनता की, कुछ लोगों के सवाल जायज है, क्योंकि मैं पिछले 30-32 साल से जब सोशल मूवमेंट में हूँ, एक मिशन से जुड़ा हुआ हूँ, उस मिशन में हमारा दायरा जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल है। बिल्कुल ठीक है ना, मतलब हमारा इंटरनेशनल लेवल पे भी कामकाज है जी। और नेशनल लेवल पे तो है ही है पूरे देश में। तो 600 जिलों में हमारा कार्यक्रम होना और 5000 तहसीलों में होना, उसके माध्यम से जब हम लोग जाते हैं तो बाड़मेर जिले के लिए हम समय कम दे पाए। बिल्कुल बाड़मेर जिले के लिए अगर हम कहें तो 2 साल में शायद एक आध प्रोग्राम हमारा बाड़मेर जिले के हिस्से में आता था, जैसे अन्य जिलों का आता वैसे ही। जी। तो उसकी वजह से आए, प्रोग्राम किया, 100, 200, 500 जो कैडराइज लोग, सिलेक्टेड लोग थे, उनको बुलाया, उनसे बातचीत की, निकल जाते थे। तो पब्लिक में हम नहीं थे, पब्लिक में हम पहली बार आए, इसलिए आपको ये बात सुनने को मिल रही है कि आदमी आया कहाँ से। मैं खुद दूर से नहीं आया, मैं इधर से आया। बिल्कुल ताराराम जी, अभी कुछ ही घंटों के मतलब प्रसार है वो मतलब बंद हो जाएंगे, जिस तरीके से रैली वगैरह नहीं कर पाएंगे, क्या संदेश है आपका, क्या कहना चाहोगे हमारे मीडिया के माध्यम से? मैं यही अपील करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कि अब हम लोग लाउड स्पीकर या जो भी प्रचार का जो माध्यम था उसके माध्यम से नहीं कर पाएंगे और शायद 5 बजे के बाद में आपके चैनल पे भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा अवसर उन लोगों के लिए उपलब्ध हुआ है। ताराराम मीणा के लिए, ताराराम मीणा के लिए तो हमेशा अवसर है, हमेशा अवसर है, कोई दिक्कत नहीं ताराराम मीणा को। ना कोई मंत्री से कम है हम, ना कोई प्रधानमंत्री से कम है। प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के आका हमारे नाम से कांपते, रात को अगर सोते सोते या नाम याद आ जाए तो नींद नहीं आती हमको, सुबह तक नींद उड़ जाती है। तो हमें कोई वो नहीं है सांसद बनने का शौक वगैरह, मगर बात यह है कि एक पब्लिक के लिए जो राजनीति में वंचित है, राजनीति में इन 75 साल में जिनको कुछ नहीं मिला, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिली, उन लोगों के लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा अवसर है, ये गोल्डन चांस है कि वे लोग अगर इस समय इतना समझ लें कि चलिए यार एक बार इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, तो शायद मैं एक ऐसा रास्ता निकाल दूंगा उन लोगों के लिए जो लोग कभी 75 साल में वार्ड पंच और सरपंच भी नहीं बन पाए ना, वो लोग भी एमपी और एमएलए बनेंगे, उस वर्ग में से जो बहुत सारा वर्ग समाज का है जिसमें नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, ये हमारे साथ में थे ताराराम जी मीणा, जिसका अभी एक सहरा अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर लोग खूब देखना पसंद कर रहे हैं। तमाम साथी इस वीडियो को शेयर करें और हम लोग लगातार हमारी नेताओं से, जनताओं से हमारे चैनल पर सीरीज चल रही है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।